आप सभी को जय हिंद। टैली प्राइम के क्लास नंबर 5 में आपका स्वागत है। इसमें आप बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग का ये हम लोग का लास्ट वीडियो होगा, यानी इसके पहले 2 वीडियो इस टॉपिक पे बनाया जा चुका है और अगर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में क्या इसमें कवर किया जाएगा, चलिए आपको हम बता दें। और दूसरी बात, अगर आप टैली पढ़ना चाहते हैं, टैली प्राइम को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। ओके, और बशर्ते अगर टैली का कोई अन्य, आप टैली पढ़ चुके हैं तो पेरोल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो टैली का बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग टैली प्राइम के क्लास नंबर 5 पे कि आज पढ़ना क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने होगा। चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले होगा टर्नओवर। अभी टर्नओवर क्या होता है? ओके, टर्नओवर के बारे में आप लोग सुने तो होंगे, लेकिन टर्नओवर होता क्या है इसके बारे में कंप्लीट बताया जाएगा। दूसरा होगा लागत, कॉस्ट क्या होता है। अगला होगा प्रमाणक, बाउचर क्या होता है। अगला होगा खाता, अकाउंट क्या होता है। और अगला होगा क्रय, परचेज क्या होता है। फिर विक्रय के बारे में बताया जाएगा। और अगला लास्ट टॉपिक हम लोग का होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है। चलिए तो कंप्लीट इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टर्नओवर से। टर्नओवर क्या होता है? तो टर्नओवर को बस इतना समझिएगा, टर्नओवर क्या होता है किसी खास समय में, या किसी खास समय कह सकते हैं, या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से आपका कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 31 मार्च जो भी वर्ष दिया गया होता है, जो भी 31 मार्च जो भी वर्ष दिया गया होता है, इसका 1 साल का आपका फाइनेंशियल ईयर तो होता है। ओके, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे ख़त्म हो जाता है। तो ये दिए गए खास समय में जो भी आपने बिक्री किया और उससे आपने प्राप्त जो भी आय किया, जो भी पैसा प्राप्त किया, वो 1 साल का आपका टर्नओवर हो जाता है। तो कोई खास समय दिया गया होता है, वो खास समय आपका 1 साल भी हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला होगा टर्नओवर में, देखिए होगा क्या, डेफिनेशन हम लिखे हैं, देख लीजिएगा। ये किसी विशेष समय में की गई कुल बिक्री को टर्नओवर कहते हैं। किसी विशेष समय में की गई कुल बिक्री को टर्नओवर कहते हैं। ओके, विशेष समय का बस इतना ही मकसद है कि कोई भी समय दी गई होती है आपको, या 1 साल का दिया गया हो, या जो भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारा छमाही टर्नओवर इतना है, सालाना टर्नओवर इतना है, या जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो आपका समय होगा। ओके, तो जितना आप कुल बिक्री कर लेंगे, जो आपको आय प्राप्त होगा कुल बिक्री से, उसी को हम क्या बोल देंगे? टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला होगा लागत यानी कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होगा? लागत, एग्जांपल सुनिएगा। अगर मान लीजिए आप बाज़ार जाते हैं, 100 रुपये का की कॉपी लाते हैं, 100 रुपये का कॉपी लाते हैं, और आपका कोई दुकान है, आपका दुकान है। ओके, दुकान है तो ये क्या है? 100 रुपये आपके लागत पे तो आ गया, लेकिन इसको आप बेचना चाहते हैं अधिक मूल्य में, वो तो अलग बात है कि आप कितना में बेचना चाहते हैं। लेकिन आप 100 रुपये तो खरीद कर लाए हैं, तो ये आपका लागत मूल्य होगा 100 रुपये। ओके, यानी जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितना मूल्य हम अदा करते हैं किसी व्यक्ति को, फर्म को, व्यापारी को, वो हमारा लागत होता है, कॉस्ट होता है। ओके, इसका हम डेफिनेशन लिखे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। ये किसी वस्तु पर या किसी वस्तु और सेवाओं पर, देखिए सेवा क्या होता है? सर्विस होता है। सर्विस के बारे में आप लोग परिचित नहीं हैं तो टैली में कंप्लीट बताया जाएगा। और वस्तु क्या होता है? तो एक गुड्स, आपको इसके अगले वाले वीडियो में सब बताया जा चुका है कि गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। ओके, तो किसी वस्तु और सेवा को प्राप्त करने के लिए, ओके, करने के बाद जो इसकी राशि दी जाती है वह लागत कहलाती है। सिंपल सी बात है, जो कुछ हम खरीदते हैं, वस्तु खरीदे या सर्विस लें किसी से, तो कुछ मूल्य तो देना पड़ता है ना, ये हमारा लागत हो जाएगा। ये मुद्रा के रूप में भी हो सकता है और अन्य साधन के भी रूप में हो सकता है। अन्य साधन मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदे हैं, उस वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु आप दे दें, तो क्या हो सकता है? पैसों के रूप में यानी मुद्रा के रूप में भी हो सकता है, और किस रूप में? कोई वस्तु के रूप में भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लागत के बाद होगा प्रमाणक, जिसे बाउचर कहते हैं। बाउचर क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन का एक लिखित प्रूफ यानी दस्तावेज होता है, ताकि हमें भविष्य में जिस व्यक्ति से हमने खरीदारी किया है, या जिस व्यक्ति को हमने कुछ बेचा है, उससे पैसा प्राप्त किया जा सके। तो याद रखिएगा, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन का लिखित प्रमाण होता है हमारा बाउचर होता है। ठीक, ओके,
बाउचर मतलब इतना समझिएगा ना, जैसे आप लोग कॉपी नोट्स बनाते होंगे ना, जैसे अकाउंटिंग का आपका कॉपी होगा, टैली का होगा, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का कॉपी तो होगा। उस कॉपी में वो विषय, वो कॉपी जो होगा आपका एक खास विषय के लिए होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने मैथ का कॉपी बनाया, तो मैथ वाले में तो सिर्फ मैथ ही लिखेंगे ना, ओके। वो अलग बात है कि आप रफ कॉपी बनाएंगे तो सब लिख देंगे, ठीक है। तो जर्नल बाउचर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने परचेज किया तो परचेज का बाउचर बनता है, सेल किया तो सेल का बाउचर बनता है, पेमेंट किया तो पेमेंट का बाउचर बनाते हैं। तो अलग अलग बाउचर होता है। इन सभी बाउचर के बारे में हम लोग टैली में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रमाणक होता क्या है, बाउचर होता क्या है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। बाउचर किसी ट्रांजैक्शन के संबंध में एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है। जब वस्तु का क्रय विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है तो उसको प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उन्हें बाउचर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाउचर अगला होता है अकाउंट खाता। खाता क्या होता है कि जब भी कोई लेन देन किया जाता है तो उसमें किसी व्यक्ति के नाम से, किसी संस्था के नाम से, किसी फर्म के नाम से एक अकाउंट तैयार किया जाता है जिसे हम खाता कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप को दिखा सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति है। ये राम अपने व्यापार में 1 लाख रुपए का कुछ वस्तु खरीदा है। तो कोई वस्तु मान लेते हैं कंप्यूटर ही खरीदा है। तो कंप्यूटर जब खरीदा ये है तो कंप्यूटर खरीदा तो क्या करेगा, एक खाता अकाउंट तो बनाएगा ना। अब ये अकाउंट कितनी प्रकार के होते हैं आगे आपको बताया जाएगा। राम हो जाएगा पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये राम क्या करेगा, कंप्यूटर के नाम से एक बनाएगा खाता, दूसरा कैश के नाम से खाता बनाएगा, यही बनाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे होता खाता क्या है। खाता बस इतना समझिएगा, किसी व्यक्ति के नाम जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका नाम लिखना ही अकाउंट कहलाता है। आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे तो आपका नाम तो लिखता है, लेकिन आपके नाम के स्थान पर एक आपको नंबर देता है। क्योंकि नंबर क्या हो सकता है, नंबर समान नहीं हो सकता। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, उसी प्रकार अकाउंट नंबर इसीलिए दिया जाता है कि आपका जो नंबर है, आपका नाम तो किसी से मैच कर सकता है, लेकिन वो नंबर दिया गया है वो नंबर किसी से मैच नहीं करेगा, है ना। तो वो भी आपका खाता ही खोलता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि यह किसी संस्था और ग्राहक के मध्य व्यापार को प्रदर्शित करता है। व्यापार को प्रदर्शित ही करता है। आपने जो ट्रांजैक्शन किया है, अब क्या करेगा, अगर मान लीजिए व्यापारी अगर लिखना चाहता है आपका नाम, तो मान लीजिए आपका नाम लिख लेगा राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ओके। इसी प्रकार कंप्यूटर अकाउंट, अलग अलग अकाउंट बना लेगा। तो प्रदर्शित करता है यह किसी आइटम, सर्विस और पर्सन विशेष से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक संस्था पर लिखे जाते हैं, है ना। एक स्थान पर लिखे जाते हैं, स्थान पर लिखे जाते हैं। स्थान मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थान आपका लिखने वाला है, जैसे आप बाउचर बना रहे हैं, बाउचर की एंट्री कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई अकाउंट तो ऐड करेंगे ना, ओके। परचेज का आप बाउचर बना रहे हैं तो उसमें परचेज अकाउंट ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो एक आपका स्थान हो जाएगा, पर लिखे जाते हैं। तो यह उस आइटम, सर्विस और पर्सन विशेष का खाता कहलाता है। ये अलग बात है कि आइटम का स्टॉक आइटम हम लोग टैली में बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं। सर्विस के भी नाम से हम बना देते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं। पर्सन के नाम से हम लोग लेजर बना देते हैं। लेकिन अकाउंट तो सभी के नाम से बनता है ना, खाता, ओके। अगला बढ़ते हैं क्रय। परचेज क्या होता है, तो परचेज देखिए होता क्या है। परचेज की अगर बात की जाए तो परचेज और सेल। परचेज क्या होगा, जब भी कोई वस्तु का मालिकाना हक आप अपने ऊपर स्थानांतरित करते हैं, यानी मालिकाना हक आप अपने आप प्राप्त करते हैं और उसका मूल्य आप उस व्यापारी को, उस संस्था को दे देते हैं, तो हमारा परचेज कहलाता है, ओके। परचेज कहलाता है। अगर बात की जाए कि परचेज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापारी जिस गुड्स सर्विस को व्यापार में खरीदने को, व्यापारी जिस गुड्स सर्विस को व्यापार में खरीदने को परचेज कहलाता है। मतलब कोई भी गुड्स सर्विस खरीद लिया है व्यापारी, वो गुड्स या सर्विस खरीदा है, उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज कहेंगे, है ना। और परचेज करने पे क्या होता है, वस्तु का मालिकाना हक, यानी हमने परचेज किया तो हम अपने ऊपर स्थानांतरित कर लेंगे, यानी मालिकाना हक हमारा हो जाएगा। उस वस्तु के मूल्य के बराबर हम उस व्यापारी को या व्यक्ति को पैसा देंगे, तो परचेज होता है। लेकिन परचेज भी यहाँ पे 2 भागों में हम लोग बांटे हैं। पहला परचेज हो जाएगा यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय, मतलब कैश परचेज होगा, और यदि उधार किया जाता है तो क्रेडिट परचेज होगा, ठीक है। उधार क्रय कहा जाता है, ठीक है। क्रय के बाद हम बढ़ते हैं, अगला होगा विक्रय, जिसे सेल्स कहा जाता है।
सेल्स का सिंपल सा अर्थ है, अगर मान लीजिए आप ही व्यापारी हैं तो आप क्या करेंगे, कोई वस्तु का मूल्य किसी अन्य व्यक्ति को, कोई वस्तु का मूल्य आप किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करेंगे और उस वस्तु का जो मालिकाना हक होगा आप उस व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र करेंगे, उसको दे देंगे। वो आपका क्या होगा, विक्रय होगा, सेल्स होगा। यानी कोई भी वस्तु आप बेच देते हैं वो आपका विक्रय होता है। आगे बढ़ते हैं कि व्यापारी जिस गुड्स सर्विस को व्यापार में बिक्री को, ओके ना, बिक्री करे उसको हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, व्यापारी जिस गुड्स सर्विस को व्यापार में बिक्री करे, बिक्री यहाँ पे करे, उसे हम क्या कहते हैं, बिक्री करे, उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय कहा जाता है। बिक्री को विक्रय कहा जाता है। यह बिक्री यदि नगद होती है तो नगद विक्रय, और यदि उधार होती है तो उधार। तो क्या होता है, उधार होती है तो क्या कहलाता है यहाँ पे, उधार। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उधार कहा जाएगा। उधार क्या कहा जाएगा, उधार कहा जाएगा, है ना। यहाँ पे मिस टाइप हो गया, मतलब टाइप गलत हो गया, उधार कहा जाता है। ठीक है, ये फंड का दिक्कत होता है, ठीक है ना। उधार हमने लिखा है तो हार लिख दिया है, तो उधार विक्रय कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हो जाएगा हम लोग का आगम, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू की अगर बात किया जाए तो रेवेन्यू देखिए क्या होता है, किसी वस्तु को जितने में आप बेच दें या जितना भी आपको आय प्राप्त हो रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर राम ने, यहाँ पे राम ने क्या किया है कि 100 रुपये का कोई वस्तु खरीद कर, 100 रुपये का कोई वस्तु खरीद कर उसको 200 में बेच दे, तो 200 में बेच देगा तो राम का 200 क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। यही जितना मतलब जितना उसको आगम, जितना पैसा उसको मिला वही उसका रेवेन्यू होता है। अगर ये अलग बात है कि राम अगर 100 रुपये का वस्तु खरीद कर उसको 50 रुपये में बेचता है तो ये भी उसका रेवेन्यू ही होता है। ओके, ये भी उसका रेवेन्यू ही होगा। मतलब कहने का मतलब सीधा अर्थ है कि रेवेन्यू किसे कहते हैं, जिस वस्तु को जितने में आप खरीदे और जितना में आपने बेच दिया, यानी वस्तु को जितना में आपने बेच दिया वही आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, लेकिन जितने में आप वस्तु को बेचे वही आपका रेवेन्यू होगा, यानी प्राप्त आय को हम रेवेन्यू कहते हैं। आगे देखिए, अगला है किसी स्रोत द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी आय है। रेवेन्यू क्या है, किसी ऐसी स्रोत द्वारा प्राप्त ऐसी आय है जो कि नियमित रूप से आती रहती है। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर मंथली आप देख रहे हैं कि हमारा आय इतना है ना। रेवेन्यू को ये भी कह सकते हैं कि नियमित आता रहता है। नियमित मतलब क्या है, अगर उसको मंथली कंसीडर कर रहे हैं आप या ईयरली कंसीडर कर रहे हैं तो आपका वो नियमित आता रहेगा, वही आपका रेवेन्यू होता है। नहीं तो आपको अपने भाषा में हम बता ही दिए कि किसी वस्तु को जितने में आप खरीदने से मतलब नहीं है, जितना में आपने बेच दिया वही आपका रेवेन्यू यानी आगम मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ओके। और आगे हो जाएगा कि इसके अंदर माल के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि को भी शामिल किया जाता है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमने गुड्स सेल किया, ओके, विक्रय किया, से प्राप्त होने वाली राशि को भी शामिल किया जाता है। कहने का मतलब जितने में हमने सेल कर दिया प्राप्त आय को ही रेवेन्यू कहा जाता है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग का, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा वीडियो था, तो पांचवा वीडियो हमारा था। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब इसके बाद तो हमारा ये बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो गया। चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।